स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 3 की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफाइन किया है सेक्शन 3 में। क्या डिफाइन किया है? प्रीवियस ईयर, जिसमें हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। आपको समझाया गया था प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो जस्ट असेसमेंट ईयर से पहले का ईयर है। हम लोग किसी को भी अगर प्रीवियस ईयर के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का जो ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। राइट? कोई दिक्कत? हम लोग को ये भी पता है कि प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं, हम लोग इनकम अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, उस इनकम पे टैक्स और उस इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, यानी हमने कितनी इनकम अर्न करी है, उसमें कितना खर्चा हुआ है, उसको सबको डिडक्ट करने के बाद हमारा नेट इनकम क्या रहा है, नेट इनकम में हम लोग कितना टैक्स देना है, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं। कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर में। और हर असेसमेंट ईयर एक टाइम पे प्रीवियस ईयर बनता है, ठीक है ना। जब अगर वो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बनेगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर में भी तो हम अर्निंग करेंगे ही ना, तो जब वो हमारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बनेगा तो उस केस के अंदर उसका नेक्स्ट ईयर उसका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर बन जाएगा। इस तरह से हमारी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है बच्चों। आज हम बात करने वाले सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 सेक्शन 4 क्या बताता है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स को चार्ज कैसे करना है, ये बताता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि आप लोग इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट, यानी इनकम को कैसे कैलकुलेट करोगे, और उस इनकम को कैलकुलेट करने के बाद उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये हमें कहां सीखने को मिलेगा? सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी इंसान मतलब पर्सन मतलब जो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, पर्सन कौन? इंडिविजुअल, एक्चुअल, पार्टनरशिप, उसकी बात कर रहा है पर्सन की। कोई भी पर्सन अगर कोई इनकम अर्न करता है तो वो किस तरह से करेगा? डिपार्टमेंट ने उसको 5 हेड में डिवाइड किया। कितने हेड्स में? 5 हेड में। डिपार्टमेंट बोलता है कि कोई भी पर्सन या तो सैलरी अर्न करेगा। क्या करेगा? सैलरी अर्न करेगा, यानी जॉब करेगा और जॉब करने से उसको सैलरी मिलेगी, तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी उसको? इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला हेड ये बताया कि अगर कोई भी पर्सन जॉब करेगा तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी। दूसरा ये बोला कि अगर कोई भी पर्सन, चलो सैलरी तो कमा रहा है, ठीक है, अर्निंग हो रही है उसकी सैलरी की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी खुद की कोई हाउस प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल हाउस है या फिर हाउस प्रॉपर्टी है, और उसने रेंट पे दे रखा है और उसको रेंट की इनकम हो रखी है, तो वो इनकम मानी जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे इन सारे हेड्स को, क्योंकि इन सारे हेड्स के अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। वहां हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सैलरी की इनकम कैसे कैसे, मतलब सैलरी से इनकम कैसे कैसे कलेक्ट होती है, कैसे गेन होती है, हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन कौन सी मानी गई है, कैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में गेन होती है, ये सब हम हेड्स में पढ़ेंगे, तब सीखेंगे पूरी डिटेल में जब इनके हेड्स और चैप्टर्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है हमें कि इनकम टैक्स ने 5 तरह से इसको डिवाइड कर रखा है हमें इनकम को। उससे बोला या तो कोई इंसान जॉब करेगा तो जॉब करेगा, सैलरी लेगा, सैलरी मिलेगी तो उसकी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी का नाम दिया जाएगा। अगर किसी इंसान का कोई हाउस प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी से अगर उसको रेंट इनकम होती है तो उसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या फिर कोई इंसान, कोई भी पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है और बिजनेस या प्रोफेशन में किसी भी तरह का प्रॉफिट गेन करता है तो वो इनकम मानी जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस कोई सा भी होता है, जनरल बिजनेस होता है, या फिर प्रोफेशन कोई सा भी होता है। प्रोफेशन इट मींस जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपनी खुद की प्रैक्टिस खोल के बैठा हुआ है, उसको अपनी खुद की फीस कलेक्ट होती है डॉक्टर की कंसल्टेंसी देने पर, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने खुद ना अपना प्रैक्टिस खोल रखा है, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दी है, कंसल्टेंसी दी, उससे उसको फीस कलेक्ट हुई है, एडवोकेट है, इन सब से जो भी पैसा हमें वो कलेक्ट होता है तो वो प्रोफेशन की क्राइटेरिया में आता है। और जनरल बिजनेस का मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई भी रिटेल स्टोर है, या कोई भी होलसेलर स्टोर है जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करके उसको कोई दूसरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको सेल करते हैं, वो सब बिजनेस की क्राइटेरिया में आते हैं। ये सब हम जब हेड में जाएंगे तब अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। केवल इतना समझना है, अगर किसी ने भी किसी बिजनेस को किया है या प्रोफेशन
किया है और प्रोफेशन या बिजनेस को कोई प्रॉफिट होता है तो वो इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर किसी भी इंसान के पास में किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का मींस कैपिटल एसेट्स, मैं बताऊंगा कैपिटल एसेट्स क्या होती है जब हम हेड्स को पढ़ेंगे तब। अभी केवल इतना समझ लो, प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट्स की बात करें सारे, केवल यहाँ पर कैपिटल एसेट्स समझ लो। कैपिटल एसेट्स आपका कोई वर्ड होता है जिसको हम आगे जाके जब चैप्टर की बात करेंगे तब समझेंगे कैपिटल एसेट्स मीन्स क्या है। उन्होंने बोला अगर किसी भी इंसान के पास में किसी भी तरह की कोई कैपिटल एसेट्स है, किसी भी पर्सन के पास में किसी भी तरह की कोई कैपिटल एसेट्स और उस कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से, ट्रांसफर इट मीन सेल करने से, अगर उसके पास में किसी भी तरह की इनकम होती है, किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट या इनकम कौन सी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मानी जाएगी। बस में कैपिटल एसेट्स की बात हम बाद में करेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कैपिटल एसेट्स क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है, चैप्टर जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर इसका मीनिंग अच्छी तरह समझेंगे। केवल अभी ये समझना है किसी भी पर्सन के पास में, पर्सन मींस जो हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था, किसी भी पर्सन के पास में किसी भी तरह की कैपिटल एसेट्स और उसको ट्रांसफर करने से अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट की जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगी। ठीक है। फिर उन्होंने बोला अगर किसी पर्सन से को सैलरी से कोई इनकम नहीं होती, यानी वो सैलरी नहीं अर्न नहीं करता, जॉब नहीं करता और सैलरी अर्न नहीं होती, या फिर किसी पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं होती, या फिर किसी पर्सन को बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होती, या उसको किसी कैपिटल गेन से कोई इनकम नहीं होती, इनके अलावा अगर उसको कोई इनकम होती है, इन चारों के अलावा अगर उसको इनकम होती है तो उस इनकम को हम मानेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहां तक बात समझ आई। हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी इनकम को 5 क्राइटेरिया में डिवाइड कर रखा है। उसने बोला या तो कोई पर्सन सैलरी अर्न करेगा तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी, या फिर वो हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट रिसीव करेगा तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, या फिर उसको कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने से कोई प्रॉफिट होगा तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन माना जाएगा, या फिर उसको कोई किसी तरह कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से कोई इनकम होगी तो उसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन माना जाएगा। और अगर ये चारों हेड्स में कोई भी इनकम कवर्ड नहीं होती है, उसके अलावा अगर उसको कोई इनकम होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के क्राइटेरिया में जाएगी। उन्होंने बोला इस तरह से तो हम लोग हमारी इनकम्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चार्टिंग सेक्शन 4 क्या बोलता है कि आपको इस तरह से इन सारी इनकम्स को ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करके आपको क्या करना है, अपनी इनकम्स को कैलकुलेट करना है ये सारी इनकम्स में। फिर उसके बाद आपको और क्या ऐड करना है, ऐड, आपने अपनी इनकम ऐड कर ली सारे हेड्स की, फिर उसके बाद आप ऐड करोगे क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर मान लो कोई भी इनकम जो है जिसको क्लब करना है, क्लब का मतलब इन द सेंस आपका कोई बच्चा है जो माइनर है और उसको कोई इनकम हुई है तो वो इनकम किसकी मानी जाएगी, आपकी मानी जाएगी। जब हम क्लबिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको पूरा डिटेल में कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है। अभी के लिए इतना समझ लो कि हमें किसी और पर्सन की इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड करना होता है, उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। जब किसी और पर्सन की इनकम हो जिसको हमने हमारी इनकम मानी है या डिपार्टमेंट हमारी इनकम मानता है, उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इन सारे हेड्स की इनकम में इन सारे हेड्स की इनकम को ऐड करोगे, फिर उसके बाद उसमें ऐड करोगे क्लबिंग ऑफ इनकम जो आपको क्लब करनी है वो, फिर इसमें से लेस करोगे, लेस किया जाएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। मतलब अगर आपको किसी हेड से, स्पेसिफिक हेड से, किसी भी स्पेसिफिक हेड से किसी भी तरह का लॉस हुआ है, जैसे सैलरी से आपको इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई, लेकिन बिजनेस में आपको लॉस हो गया, तब लॉस हुआ है तो लॉस को आपको क्या करना है, बाकी के हेड्स की इनकम से सेट ऑफ करना है। ये जब हम हेड पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि भाई कौन कौन से हेड से कौन कौन से हेड के लॉस को कौन कौन से हेड की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में तब बताएंगे, लेकिन अभी के बस इतना समझ लो कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस है। हम लोगों को क्या करना होता है, किसी हेड की इनकम से अदर हेड के लॉस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना है, जिसको हमें लेस करना है, जिसको हमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो हमें क्या करना है, बाकी के हेड से इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना है, जो भी हमारे लॉस उनको लेस करना है। इन सबको लेस करने के बाद में जो कैलकुलेशन होगी, जो भी कैलकुलेशन होगी वो क्या आएगा, इसको बोलेंगे हम हमारी ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है। उसके बाद हमारा एक सेक्शन बोलता है जब आपने ग्रोस टोटल इनकम निकालनी तो ग्रोस टोटल इनकम में से आपको क्या करना है, कुछ लेस करना है। लेस को बोलेंगे डिडक्शंस।
जो डिडक्शंस क्या होगी 80C से लेकर 80U तक की होगी, ठीक है ना, ये हमारी डिडक्शंस होती है, डिडक्शंस। अब आप बोलोगे सर ये डिडक्शंस क्या होती है, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना डिडक्शन वाला तब पूरा डिटेल में समझेंगे। हम लोग को गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी इनकम में से कुछ कुछ जगह पे डिडक्शन देती है कि अगर आपको इतनी इनकम नहीं है और इसमें से आपने इसी जगह पे ये इन्वेस्ट किया है, ये काम किया है, तो आप अपनी इनकम में से इतने रुपए काट लो, उसको टैक्स में मत जोड़ो, यानी उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड मत करो, उसको बाहर निकाल लो, बाकी की जो इनकम आएगी उस पर हम आपसे टैक्स लेंगे। अब ये 80C से 80U क्या है, ये सेक्शन बनाए गए 80C से 80U डिडक्शन में कि 80C में आपको ये डिडक्शन मिलेगी, आगे 80CC में ये मिलेगी, 80D में ये मिलेगी, 80DD में ये मिलेगी डिडक्शन, ये सारे सेक्शंस के तरह बनाए गए हैं। तब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाके कौन कौन सी चीजों में डिडक्शंस मिलती है। अभी के लिए समझ लो ग्रोस टोटल इनकम में हमें कुछ चीजों में, हमारी इनकम में से कुछ चीजों को इन सेक्शंस के थ्रू, यानी बेसिस ऑफ दिस सेक्शन, इन सेक्शन के थ्रू हमें डिडक्शंस मिलेगी। आफ्टर डिडक्शंस हमारी जो इनकम आएगी, आफ्टर डिडक्शन जो हमारी इनकम आएगी उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम, ये हमारी क्या होगी, टोटल इनकम होगी। इस टोटल इनकम में हमें क्या करना है, टैक्स लगाना है। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि टैक्स कैसे इंपोज करना है, टैक्स कैसे इंपोज करना है, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। आप टोटल इनकम पे क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे टैक्स की, टैक्स की कैलकुलेशन करोगे टैक्स की, और ये कैलकुलेशन जो होगी टैक्स की ये स्लैब रेट के हिसाब से होगी। आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना, उसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स लगेगा, उसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स लगेगा, उसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स लगेगा। तो स्लैब के हिसाब से हम क्या करेंगे, जनरली टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लिया कि हमने कुछ भी टैक्स की कैलकुलेशन करी तो वो टैक्स हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये ऊपर को उतार दो, फिर हम क्या करने वाले हैं, जब हमने टोटल इनकम पे, यहां पर लिख रहा हूं टोटल इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की, टोटल इनकम तक समझ आ गया। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। पहले हमने सेक्शन 4 में देखा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, यानी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, हमारे 5 हेड की इनकम को पूरे इनकम जो हमने जो 5 हेड में इनकम अर्न करी है उन सबको ऐड करना है। उसके बाद अगर हमारी कोई क्लबिंग है तो उस क्लबिंग को ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमें अगर स्पेसिफिक किसी हेड से लॉस हुआ है तो उसे किसी अदर हेड से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, वो हमारी ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी। उस ग्रोस टोटल इनकम में से हम क्या करेंगे, हम डिडक्शन देंगे 80C से लेकर 80U तक, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक में जो भी डिडक्शन बताई गई है उन डिडक्शन से हम उसको क्या करेंगे, हमारी ग्रोस टोटल इनकम को कम कर देंगे, वो आ जाएगी हमारी टोटल इनकम, जिसपे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। जब हमारी टोटल इनकम आ जाएगी तो हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम। हमें मान लो हमने टैक्स कैलकुलेट किया टोटल इनकम पे, तो ये हमारा अमाउंट कैलकुलेट होकर आया था। टैक्स ऑन टोटल इनकम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है, बताया था अभी, स्लैब रेट के हिसाब से। कैसे, 2.5 लाख तक इतना कुछ नहीं देना, 2.5 लाख के ऊपर 10% है, 5 लाख तक, फिर 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक, बिटवीन द 10 लाख हम लोगों को 20% देना है, फिर 10 लाख के ऊपर 30% देना। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया, अब इसमें से क्या करना होता है, हमें लेस करना होता है। जो भी अमाउंट आया ये कैलकुलेट हुआ, हम इसमें देना होगा रिबेट या रिलीफ, है ना, एक फिक्स रिलीफ देना होगा सेक्शन के अकॉर्डिंग, ये हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। जब रिबेट और रिलीफ हमने लेस कर दिया तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई, टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ये हमारी कैलकुलेट हो गई। अब स्पेशली क्या करना है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से लेस करना है, क्या लेस करना है, अगर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अगर इसमें से हमें लेस करना है, पहले एक बार एक काम कर लो, इसमें ऐड कर लो, इसमें पहले ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में हम ऐड करेंगे हमारी अगर कोई पेनल्टी है,
या फिर कोई इंटरेस्ट है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, कोई पेनल्टी है, कोई इंटरेस्ट हमें पेड करना है डिपार्टमेंट को, तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी। इसमें हम लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, अगर हमने कोई टीडीएस पे कर रखा है, टीडीएस, तो वो लेस हो जाएगा, या फिर हमने कोई एडवांस टैक्स दे रखा है, एडवांस टैक्स, तो वो भी लेस हो जाएगा, ठीक है, या फिर हमने कोई टीसीएस पे कर रखा है, तो वो भी लेस हो जाएगा। ये सब लेस होने के बाद में हमारी बाहर क्या निकल जाएगी, नेट टैक्स लायबिलिटी। ये हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी है। मतलब क्या समझे हम लोगों ने सेक्शन 4 में दो चीजें सीखी, एक तो क्या, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी हमारी, और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वापस बता रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पर्सन, जो भी पर्सन होगा वो अपने 5 हेड्स की इनकम को इंक्लूड करेगा, सारी 5 हेड्स की इनकम को क्या करेगा, सबको ऐड करेगा। यानी अगर वो सैलरी से कोई इनकम अर्न करता है तो वो इनकम होगी उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, या कैपिटल गेन, या अदर सोर्स की इनकम, ये सारे हेड्स की इनकम को क्या कर लेगा, मर्ज कर लेगा। फिर उसके बाद में उसमें अगर उसकी कोई क्लबी की इनकम होगी, यानी किसी और की इनकम उसके नाम से मानी जाएगी, तो उसको ऐड कर दी जाएगी। उसको ऐड करने के बाद में अगर उसको किसी हेड में, स्पेसिफिक हेड में कोई लॉस हुआ है, तो उसको किसी स्पेसिफिक हेड के प्रॉफिट में सेटलमेंट कैरी फॉरवर्ड करके लेस कर दिया जाएगा। तो वो क्या आ जाएगी, हमारी ग्रोथ टोटल इनकम आएगी। उस ग्रोथ टोटल इनकम में से हमें क्या मिलेगी, डिडक्शंस मिलेगी। 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन दी जाएगी। सेक्शन 80C से 80U तक की जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छी तरह समझेंगे। वो डिडक्शंस हमें लेस कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, जिसमें हमें टैक्स पे करना है, जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन होगी। उसको टोटल इनकम या टैक्सेबल टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उस पर हम लोगों को क्या करना है, टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। फिर हम जब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले टोटल इनकम चाहिए। तो टोटल इनकम में हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे हमारी जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से। स्लैब है जैसे 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना, उसके ऊपर 2.5 से 5 लाख पर हम लोगों को 10% देना, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक हमें 20% देना, उसके बाद 10 लाख से ऊपर पे 30% देना। इस तरह हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिबेट और रिलीफ। अगर हम लोगों को कोई भी रिबेट या रिलीफ मिलनी चाहिए, ठीक है ना, वो हम इसमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर मान लो किसी सेक्शन के द्वारा, जैसे सेक्शन 87 हम लोगों को रिबेट प्रोवाइड करवाता है, अगर कोई भी लोग 5 लाख से कम है, सबके लिए नहीं है ये, बता रहा हूँ मैं, वो तो जब हम पढ़ेंगे, जब पूरे डिटेल में बताऊंगा। जैसे किसी भी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो उसको 87 के अंदर रिबेट मिलेगी 2,500 रुपए तक की, ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कोई सेक्शन हमारे पे एप्लीकेबल होता है, अगर हम लोगों को ऐसा कोई सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, रिबेट और रिलीफ में इंक्लूड ले लेंगे और लेस कर देंगे। फिर हमारी ये क्या आ जाएगी, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो उस ग्रोस टैक्स लायबिलिटी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पेनल्टी या इंटरेस्ट। अगर हम लोगों को डिपार्टमेंट को, हम लोगों ने टैक्स देने में टाइम लगा दिया या लेट टैक्स पे कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने अगर हम पे कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट इंपोज किया है तो वो भी ऐड हो जाएगी। फिर ये हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। इस टैक्स लायबिलिटी में से हमने क्या करना है, अगर हमने कोई टीडीएस पे किया, आपको जो सर ये टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है, जो आप लोगों को बताऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे टीडीएस का, अलग से जब चैप्टर हेड पढ़ेंगे तब आपको समझाया जाएगा टीडीएस क्या होता है। अगर हमने कोई एडवांस, अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर हमने कोई टीडीएस पे किया है तो उसको लेस कर देंगे, एडवांस टैक्स होगा तो उसको लेस कर देंगे, ये भी समझाऊंगा। एडवांस टैक्स क्या होता है इसका भी अलग से चैप्टर है। टीसीएस क्या होता है ये भी समझाऊंगा, इसका भी अलग से चैप्टर है। अभी इतना समझ लो, अगर टीडीएस या एडवांस टैक्स या टीसीएस आपने पे किया तो वो लेस हो जाएगा और हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। ये सेक्शन 4 हमें बताता है, दो चीजें बताता है, क्या क्या, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। इसलिए इसका नाम रखा गया चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, कि हम लोग इनकम टैक्स को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ये सेक्शन 4 में पूरी डिटेल में समझाएंगे। समझ आ गई? आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी सेक्शन 5, सेक्शन 6 नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।